हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स और थ्री डी ज्योमेट्री इन डिटेल। सारा कुछ पढ़ेंगे। इतना वेक्टर्स और थ्री डी ज्योमेट्री अगर आपने कर लिया, जितना आज हम करेंगे, आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मेरी गारंटी है। सारा इन डिटेल करेंगे, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट से लेके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, चलो हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। Let's say I have a three-dimensional coordinates. I have x, y, and z coordinates. Let's say coordinate में I have a point. Let's say that point is A and उसके coordinates है suppose x, y, z. Okay? x, y, z origin. Okay? Origin से लेके अगर आप वो point तक एक line बनाओगे, origin से लेके अगर आप एक vector बनाओगे, I should say, origin से लेके from origin to that point A, that vector is denoted with small a bar. Okay, because a capital A hai, this is denoted with small a bar, and that small a bar is actually called a position vector of that point A. Small a bar is called position vector, okay, of that point A, and that position vector is given by x I cap plus y j cap plus z k cap. Okay, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से हम पढ़ने वाले हैं. ओके, what is I cap, J cap and K cap now? I cap is a unit vector along x axis. So x axis के along अगर मैं एक magnitude 1 का वेक्टर बनाऊं तो उसको हम बोलेंगे I cap. Y axis के along एक 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर बनाओ तो उसको बोलेंगे J cap, और सेम चीज अगर मैं Z के along करूँ तो उसको बोलेंगे K cap. ओके, इतनी बात समझ में आ गई हमको. लेट अस से एक्स वाई जेड के जगह पे मेरे पास था x1 y1 और z1. ओके, सो फिर ये मेरा वेक्टर बन जाएगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप. ऐसा क्यों किया सर? आई विल टेल यू व्हाई. We are trying to understand the concept. Let's say I have one more point B, which is x2 y2 and z2. x2 y2 and z2. तो फिर अगर मैं ओरिजिन से लेके B तक एक लाइन बनाऊं, okay, that vector will be called small b bar क्योंकि this point is capital B, so that position vector will be called small b bar, and that small b bar will be given by x2 I cap plus y2 j cap. Okay, this is y2, and plus z2 k cap. Okay, by the concept of position vector. Okay, नाउ अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाऊं विच इज ए बी बार. लेट्स से इफ आई ज्वाइन ए एंड बी एंड आई मेक अ वेक्टर ए बी बार, देर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्राइंगल लॉ जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, बट ए बी बार की वैल्यू निकल के आ जाएगी बी बार माइनस ए बार. ओके, बाय ट्राइंगल लॉ ए बी बार की वैल्यू निकल के आएगी बी बार माइनस ए बार. हमेशा इट इज द सेकेंड अल्फाबेट का स्मॉल लेटर माइनस द फर्स्ट अल्फाबेट का स्मॉल लेटर. सो फॉर एग्जाम्पल इफ इट वॉज पी क्यू बार, that will be small q bar minus small p bar. हमेशा it is second alphabet का small letter minus first alphabet का small letter. This is the concept of position vector. Okay, अभी बेसिक्स में नेक्स्ट टॉपिक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. अच्छा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर का लेंथ. ओके, लेंथ ऑफ द वेक्टर. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव अ वेक्टर ए बी बार, और लेट्स से आई हैव वेक्टर स्मॉल ए बार. फॉर एग्जांपल लेट्स से स्मॉल ए बार जो हमारा था x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. ओके, अगर ये मेरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर. कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ उनके कोइफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर दो और स्क्वायर रूट ले लो. दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड विद दैट मॉड्यूलस साइन. ओके, मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. ऑल्सो इसमें अनदर कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, सो आई गेट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1. okay, along that direction. So if I divide that vector a bar with the magnitude of the vector a bar, so a bar divided by magnitude of a bar, I get a vector a cap. And what is a cap? A cap is a unit vector. A cap is a unit vector. यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मैग्नीट्यूड 1 ही हो जाएगा. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन
ऑफ ए बार। सो कभी भी आपको बोला जाए कि एक यूनिट वेक्टर निकालो इन सम डायरेक्शन, आपको खाली वो वेक्टर लेके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। वेरी सिंपल। ओके, ऑलराइट। ओके, अगर आपको इतना समझ में आ गया, सो वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इजी है, आपको आता ही है, सिंपली कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देने हैं। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन आई वुड लाइक टू रिवाइज टू यू गाइस, जो आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है, इसलिए मैं रिवाइज बोल रहा हूँ। ओके, सो लेट्स से आई हैव टू वेक्टर्स, आई हैव लेट्स से a bar which is x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap। लेट्स से अगर आपके पास a बार है और लेट्स से b बार है which is x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap। ओके, अगर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात आए तो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में दो टाइप के होते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या तो उसको डॉट मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट, इट्स आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ओके, dot product of the vector. Let's say I draw those vectors first. Let's say this is my AB bar. Okay, let's say this is B bar, sorry, A bar, and let's say this is B bar. Okay, let's say उनके बीच का एंगल है थीटा, एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स इज थीटा। ओके, मेक सेंस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बीच में डॉट डाल देंगे। तो अगर दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करके बीच में डॉट आ रहा है, दैट मीन्स यू आर टेकिंग अ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट लेने के दो मेथड्स होते हैं। मेथड नंबर वन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, दूसरा तरीका होता है डॉट लेने का, जो सेम रिजल्ट देता है। ये कोइफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ओके, सो आ जाएगा x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। ये होता है डॉट प्रोडक्ट लेने के दो मेथड्स। ओके, समझ में आ गई बात। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने की है कि ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इट इज कॉल्ड स्केलर बिकॉज ये जो फाइनल रिजल्ट होता है a डॉट b, दिस इज अ स्केलर। ओके, दिस इज अ स्केलर, इसमें कोई वेक्टर का कंपोनेंट नहीं है, दिस इज अ प्योर नंबर और अ स्केलर वैल्यू। ओके, सो जब हम a बार डॉट b बार लेंगे, इट विल गिव यू अ स्केलर रिजल्ट। अगर हम दूसरे टाइप के प्रोडक्ट की बात करें वेक्टर में, सो वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट होता है ऑब्वियसली क्रॉस से, और आप लोगे ए बार क्रॉस बी बार। ये लेने के भी दो तरीके होते हैं। ए बार क्रॉस बी बार लेने के दो तरीके होते हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स, और इसमें वी हैव टू मल्टीप्लाई एक एन कैप। अभी आप बोलोगे सर व्हाट इज एन कैप, एन का तो कहीं पे आपने मेंशन नहीं किया। n cap is a unit vector. N cap is a unit vector in the direction of a bar क्रॉस b bar। a bar क्रॉस b bar के डायरेक्शन में एक वेक्टर होता है n कैप, जो यूनिट वेक्टर होता है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड इज वन। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इज वन। ये हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है, ये एक वेक्टर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट इज अ वेक्टर। अगर क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट को वेक्टर होना है, सो दिस ए बी साइन थीटा कंपोनेंट इज जस्ट द मैग्नीट्यूड पार्ट। याद रखना, दिस ए बी साइन थीटा is just the magnitude of a bar cross b bar. It is not a bar cross b bar. A bar cross b bar is a b sine theta, and there is a n cap, which is the unit vector in the direction of a bar and b bar. Okay. What is the other way to take cross product? आप क्रॉस प्रोडक्ट लेने का दूसरा मेथड होता है डिटर्मिनेंट। तो इसमें हम डिटर्मिनेंट लेंगे, कौन सा डिटर्मिनेंट लेंगे? तो विल टेक अ डिटर्मिनेंट जिसका फर्स्ट रो होगा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ओके, इसका सेकेंड रो होगा ए बार की कंपोनेंट्स, क्योंकि ए बार पहले है। सो ए बार की कंपोनेंट्स x1 y1 एंड z1, सो आएगा x1 y1 एंड z1। दूसरा है x2 y2 एंड z2। Okay, so these are the two ways to take a bar cross b bar. Remember that a bar cross b bar is a vector and a dot b is a scalar.
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, उसमें एन कैप मल्टीप्लाई कर दिया विच इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, यू गेट द कंप्लीट ए बार क्रॉस बी बार। ओके, आई होप दैट मेक्स सेंस सो फार। और एक चीज जो क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखनी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज दैट क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर आता है ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू बोथ, इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। मतलब इन शॉर्ट याद रखना, अगर कोई तुम्हें बोले कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ए बार से भी परपेंडिकुलर है और बी बार से भी परपेंडिकुलर है, सीधा तुम क्रॉस प्रोडक्ट ले दो, एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो परपेंडिकुलर है ए बार से भी और बी बार से भी। ए बार क्रॉस बी बार एक ऐसा, यहाँ पे जो वेक्टर अगर मैं डायरेक्शन में ड्रॉ करूं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ए बार क्रॉस बी बार। ओके, it will be outside of the plane, outside of this text, outside of this plane, outside of this tablet. Okay, so a bar cross b bar एक ऐसा वेक्टर है जो a से भी परपेंडिकुलर है और b से भी परपेंडिकुलर है, and it is given by these two values. Okay, depending on आपको क्या दिया गया है उसके हिसाब से you have to find a bar cross b bar. Okay, I hope that makes sense. अच्छा, इसमें एक और चीज नेक्स्ट ध्यान रखनी है विच इज, अगर कोलिनियर वेक्टर्स है तो क्या होगा। ओके, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, कोलिनियर या पैरेलल। अगर फॉर एग्जांपल ए बार और बी बार कोलिनियर या पैरेलल हो गए, इफ ए बार और बी बार और ए बार एंड बी बार आर बोथ कोलिनियर और पैरेलल टू ईच अदर, so then ए बार और बी बार, सो ए बार था x1 आई कैप y1 j कैप और z1 k कैप, और बी बार था x2 आई कैप y2 j कैप और z2 k कैप। सो वो जो रेशियो है वो सेम रहेगा, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू z1 अपॉन z2। तो मतलब अगर दोनों वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल है, उनके जो रेशियोज होंगे, कोइफिशिएंट्स होंगे आई कैप जे कैप के कैप के, वो दोनों, वो तीनों रेशियोज इक्वल होंगे। ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट टू रिमेंबर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज सेक्शन फॉर्मूला, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सेक्शन फॉर्मूला के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लेट्स से आई हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी, लेट्स से आई हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी, और लेट्स से बीच में कहीं पे तो C है। ओके, और लेट्स से C है यहाँ पे M लेंथ पे, और लेट्स से यहाँ पे है N लेंथ पे। अगर ऐसी सिचुएशन है आपके पास, सो देन ये सिचुएशन को बोला जाता है दैट C इज डिवाइडिंग, इसको बोला जाता है दैट C इज डिवाइडिंग AB internally, C is dividing AB internally in the ratio M is to N. ओके, बिकॉज इंटरनली इसलिए क्योंकि C दोनों के बीच में है। ओके, अगर ए बार, एक कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए बार, कैपिटल बी का पोजीशन वेक्टर है लेट्स से स्मॉल बी बार, एंड कैपिटल सी का लेट्स से पोजीशन वेक्टर है स्मॉल सी बार, अगर ये पोजीशन वेक्टर्स है, सो देन ये फॉर्मूला आपने आपके 9th स्टैंडर्ड में कार्टेशियन फॉर्म में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे हम उसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको पढ़ोगे तो ये आ जाता है सी बार इज इक्वल टू, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, एम टाइम्स बी बार, एम टाइम्स बी बार प्लस एन टाइम्स ए बार, प्लस एन टाइम्स ए बार divided by the total length, which is m plus n. This is called section formula. This is called section formula for internal division. Section formula for internal division. Okay. अच्छा, अगर यहाँ पे m और n की वैल्यू इक्वल हो गई, मतलब c अगर मिड पॉइंट पे आ गया, इफ m इज इक्वल टू n, इफ m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n का मतलब हुआ कि c इज अ मिड पॉइंट, C is a midpoint or a center of A and B. अगर C is a midpoint of A and B, so then M is equal to N हो जाएगा। अगर M is equal to N हो गया, so ये हो जाएगा आपका C bar is equal to M और N अगर इक्वल है तो M कॉमन ले लो, so आ जाएगा सीधा A bar प्लस B bar डिवाइड बाय M प्लस M हो जाएगा 2M, so this will just give you A bar plus B bar divided by 2. So ये रिजल्ट हम याद रखेंगे। ओके, कि if C is in the center of A and B, your C bar is A bar plus B bar divided by 2. अच्छा, ये तो हो गया इंटरनल डिवीजन। सर व्हाट अबाउट एक्सटर्नल डिवीजन? अभी एक्सटर्नल डिवीजन में let's say if you have those points A and B, okay, and let's say C is outside of A and B, okay,
So C is still dividing A and B, C is still dividing A and B, but now it is dividing externally. पहले हमने AC segment को M लिया था, अभी भी हम AC segment को M ही लेंगे for consistency. और BC, CB segment को हमने लिया था N, so अभी भी हम इसको लेंगे N. So ये situation को हम बोलेंगे that C is dividing AB externally, okay, in the ratio M is to N. Okay, I hope इतना समझ में आ गया. अच्छा, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल में फर्क इतना ही होता है कि बीच में खाली माइनस साइन आ जाएगा. तो सी बार आपका आ जाएगा. तो अभी भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करो. अगर ए का पोजीशन वेक्टर है ए बार, बी का पोजीशन वेक्टर है बी बार और सी का पोजीशन वेक्टर है सी बार, तो आपका सी बार बन जाएगा एम बी बार. ओके, एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन टोटल लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट ए बी, जो हो जाएगा एम माइनस एन. ओके, ये होता है सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन. दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन. ओके, सो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए ये वीडियो में. अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर. लेट्स से आई हैव अ वेक्टर ए बार and let's say I have a vector b bar, for example. And let's say if I project my vector b bar on a bar, let's say if I project my vector b bar on a bar, so ये जो आएगा, जो projection आएगा, that is this projection, okay? And that is called as projection of b bar on a bar, projection of b bar on a bar, okay? अच्छा, वो प्रोजेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, वो निकल के आता है. अपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है. अगर ये एंगल थीटा होगा, सो दैट विल बी बी बार कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस थीटा. ओके, सो वो प्रोजेक्शन की लेंथ आएगी बी बार कॉस थीटा. अच्छा, अपने को ऑलरेडी पता है कि ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा. ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा. ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा. ठीक है, तो यहां से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. वो cos थीटा की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो तो आ जाएगा बी बार और ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. ठीक है, सो ये बी बार हो जाएगा कैंसिल. सो ये सीधा आ जाएगा ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार. So projection of A bar, or sorry, projection of B bar on A bar. I should say projection of B bar on A bar. प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार की वैल्यू होती है ए डॉट बी अपॉन ए. इन शॉर्ट याद रखो कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हुआ उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर होता प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार आ जाएगा ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हुआ उसका मैग्नीट्यूड नीचे, सो नीचे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. ओके, ये याद रखना प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट. अच्छा, नाउ नाउ दैट वी कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, थोड़े बहुत ट्रिक्स मुझे आपको देने हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. ओके, सो शॉर्ट ट्रिक्स और स्टैंडर्ड ट्रिक्स टू कीप इन माइंड. ट्रिक नंबर 1 होती है, अगर आपको बोले कि फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ओके, इफ दे से फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, whenever they say find angle between two vectors, always use dot product. Always use dot product. दो वेक्टर के बीच में एंगल की बात आई, सीधा डॉट प्रोडक्ट यूज कर दो. ओके, दैट इज ट्रिक नंबर 1 जो मुझे आपको बताना है. ट्रिक नंबर 2, whenever they say find a vector whenever they say find a vector perpendicular to a bar and b bar, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. perpendicular to a bar and b bar. Whenever they say find a vector which is perpendicular to both a bar and b bar, you always do by
डूइंग ए बार क्रॉस बी बार, हम सीधा ए बार क्रॉस बी बार ले लेंगे, हमको वो वेक्टर मिल जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। अच्छा, अगर वो बोले इफ ए बार एंड बी बार, ए बार एंड बी बार आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ ए बार एंड बी बार आर पैरेलल टू ईच अदर, याद रखना इनके कोइफिशिएंट्स रेशियो में होंगे, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू z1 अपॉन z2 अपने को मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, ये पैरेलल हो गया। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर बोला तो इफ ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर, इफ ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है सो सीधा अगर तुम डॉट प्रोडक्ट लोगे उसका, इफ यू डू ए बार डॉट बी बार, तो अगर परपेंडिकुलर है सो आ जाएगा ए बी cos थीटा, सिंस परपेंडिकुलर तो cos 90 तो जीरो निकल के आ जाएगा। तो याद रखना अगर परपेंडिकुलर है तो ए बार डॉट बी बार की वैल्यू हमेशा जीरो हो जाती है। ओके, नाउ दीज आर सम ट्रिक्स टू कीप इन माइंड। अभी इतना हमने सीखा, वी आर रेडी टू स्टार्ट ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, सारे क्वेश्चन अब आपसे कवर होंगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। उन्होंने बोला है ए बार बी बार सी बार रिप्रेजेंट्स साइड्स ऑफ व्हिच काइंड ऑफ अ ट्रायंगल, इज दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, आइसोसेलेस, राइट एंगल्ड। अगर ये इक्विलैटरल हुआ तो तीनों साइड सेम होगी, राइट एंगल्ड हुआ तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, आइसोसेलेस है तो एटलीस्ट दो साइड सेम हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ट्रायंगल है। उसके लिए सिंस उन्होंने बोला है ये पोजीशन वेक्टर नहीं है बच्चों, याद रखना अगर ये पोजीशन वेक्टर बोला होता तो हमको ए बी बार निकालना पड़ता, बी सी बार निकालना पड़ता, ए सी बार निकालना पड़ता, but these are not position vectors, they say these represent sides of which triangle. Okay, so ये directly आपको sides दे दी गई है। okay, so अगर sides दे दी गई है, let's try to find the magnitude of each side. So अगर magnitude of a बार निकाल लूं मैं, so magnitude of a बार आ जाएगा square root of 2 square plus 1 square plus 1 square, ये कोएफिशिएंट्स को स्क्वायर एंड ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो। सो ये आ जाएगा 4 5 एंड 6। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार ले लो, सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 25। ओके, सो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 35। मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार निकाल दो तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 16 एंड 16, सो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि इसका स्क्वायर शुड बी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 35 का स्क्वायर। बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आई होप दैट मेक सेंस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे बोला है टू वेक्टर्स ए बार बी बार आर कोलिनियर इफ, ये तो हमने पढ़ा अगर कोलिनियर होते हैं सो दीज रेशियोज रिमेन द सेम, ए वन अपॉन बी वन, ए टू अपॉन बी टू एंड ए थ्री अपॉन बी थ्री। ये ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेबल हो जाएगा बिकॉज दे आर कोलिनियर, इधर दे आर कोलिनियर और पैरेलल, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगता है। ओके, वेरी इजी, ये हमने अपने ट्रिक्स पे पढ़ा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। the value of p for which this vector is a unit vector। अच्छा, अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले ये p को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा पी आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस पी के कैप। ठीक है, अभी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और अपने को ये दिया है कि ये मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये इसको सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम बच्चों। बोला है एबीसीडी इज अ रोम्बस, तो पहले एक रोम्बस बना दो। ठीक है, उसके बाद बोला है लिख दो ए बी सी डी। बोला है उसके डायगनल्स इंटरसेक्ट होते हैं ई पे, सो उसके डायगनल्स बना दो जो इंटरसेक्ट होते हैं ई पे। ओके, अब बोला है कि ई ए बार प्लस ई बी बार, तो सारे देखते हैं कहां पर है वेक्टर्स। तो ई ए बार तो ये रहा, ई बी बार यहां पर है, और बोला है ई सी बार ई डी बार, ई ए ई बी ई सी डी, सो सारे ये रहे ई सी बार और ये रहे ई डी बार। अगर नोटिस करोगे तो ई ए बार और ई सी बार तो एक दूसरे के नेगेटिव है, सो ई सी बार कैन बी रिटन एज माइनस ई ए बार, और ये जो ई डी बार है, ये जो ई डी बार है, दैट कैन बी रिटन एज माइनस ई बी बार।
बिकॉज दोनों के एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस। सो ये सारे कैंसिल करके आंसर्स देंगे सीधा जीरो वेक्टर। ओके, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, समझ गया? ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ बोला है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पी एंड क्यू आर पी बार एंड क्यू बार। R divides line segment PQ in the ratio 3:1. Okay. And S is the midpoint of the line segment PR. The position vector of S is. Okay, देखते हैं क्या सिचुएशन है। बोला है पहले तो है, हमने इंटरनल डिवीजन ऑलरेडी पढ़ा अभी जस्ट, ये है PQ। ओके, बोला है P का पोजीशन वेक्टर है P बार, Q का पोजीशन वेक्टर है Q बार। ओके, बोला है R डिवाइड्स द सेगमेंट PQ इन द रेशियो 3:1। इंटरनली ही होएगा, बोला नहीं है तो इंटरनली होएगा। सो लेट्स से R divides internally in the ratio, थोड़ा सा राइट में बनाते हैं, doesn't matter all together but just to be on थोड़ा सा accurate geometrically. So let's say this is 3:1. So R divides PQ in the ratio 3:1. And S is the midpoint. S is the midpoint of the line segment PR. So ये जो PR है उसके midpoint में, इसके midpoint में है S। ठीक है, इसके मिड पॉइंट में है और बोला है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एस। तो अगर ये मिड पॉइंट में है और ये निकालना है तो पहले पी पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। ठीक है, पी तो ऑलरेडी गिवन है तो आर फाइंड आउट करते हैं। आर फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज आर इज डिवाइडिंग पी क्यू इंटरनली, पहले आर बार फाइंड करना पड़ेगा हमें। अगर आर बार फाइंड करना है, आर इज डिवाइडिंग पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो 3:1, तो सीधा आर बार का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जैसे हमने सीखा, 3Q बार प्लस 1P बार अपॉन 3+1 विच इज 4। ठीक है, तो अगर हमको R पता है, हमको P पता है, इफ वी नो R एंड वी नो P, उसका मिड पॉइंट है S। सो S क्या होगा? S होगा P बार प्लस R बार, क्योंकि मिड पॉइंट में है, डिवाइड बाई 2। ओके, अगर ये मिड पॉइंट में है तो ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो P बार को तो P बार रखो और R बार की वैल्यू हमने निकाली, 3Q बार प्लस P बार डिवाइड बाय 4। ठीक है, और ये पूरा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये जस्ट एलसीएम ले लो। सो ये आ जाएगा 4P बार प्लस P बार, तो ये हो जाएगा 5P बार प्लस 3Q बार डिवाइड बाय 8, और ये ऑप्शन डी डी मुझे दिख रहा है। आई होप दैट मेक सेंस बच्चों। अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ मोस्ट एक्सपेक्टेड वन मेरे हिसाब से आ सकता है, जो इंटरनल डिवीजन और मिड पॉइंट दोनों के कॉन्सेप्ट को कंबाइन करता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स a माइनस 2b और 2a प्लस b। सो दो पॉइंट्स है, एक है a माइनस 2b, a माइनस 2b, ठीक है, और दूसरा है 2a प्लस b, 2a प्लस b। ठीक है, लेट्स से दिस इज योर p बार just for naming convention, और let's say this is your q bar। ओके, और बोला है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली। सो बोला है एक्सटर्नली एक पॉइंट है, लेट्स सपोज आर बार, लेट्स से एक्सटर्नली एक पॉइंट है जो ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1, 2:1। सो वेरी इजी टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बार बाय सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन। हम आर बार को बोलेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना बच्चों। ओके, तो आ जाएगा 2 टाइम्स, पहले 2 लो फिर उसको क्यू बार से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 लो फिर उसको पी बार से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पी बार, और सॉरी माइनस आएगा क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है। ओके, माइनस, और यहां पर आ जाएगा 2 - 1, सो विच इज इक्वल टू, सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्यू बार की वैल्यू है 2a बार प्लस बी बार। ठीक है, माइनस पी बार की वैल्यू है a बार माइनस 2b बार, डिवाइड बाय 2 - 1 तो 1 ही होता है। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 4a माइनस a, आ जाएगा 3a बार, और ये आ जाएगा 2b प्लस 2b। सो ये आ जाएगा 4b बार। ओके, सो ये आपका आंसर है। आई होप दैट मेक सेंस बच्चों। अच्छा, लेट्स लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पर दिया टू वेक्टर्स j प्लस के एंड 3i माइनस j प्लस 4k represents two sides of AB and AC of triangle ABC.
तो पहले ट्राइंगल एबीसी बना लो। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइंगल ए बी एंड सी। और ये ए बी बार उन्होंने दिया है जे कैप प्लस के कैप। ये है ए बी बार। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी ए सी बार भी दिया है उन्होंने। ए सी बार इज 3 i कैप माइनस जे कैप, 3 i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 k कैप। उन्होंने ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, विच इज ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। उन्होंने बोला ए से एक मीडियन निकालो। मीडियन मतलब यहाँ पर जाके ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है। और ये मीडियन का लेंथ निकालो। सो लेट्स से ये अगर m है, अपने को निकालना है am का लेंथ। अच्छा, am का लेंथ निकालने के लिए m के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और a के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। पहले m की बात करते हैं। m मिड पॉइंट है, तो अगर m का जानना है तो b का पता होना चाहिए और c का पता होना चाहिए। क्या हमें b या c कुछ पता है? नहीं पता। अच्छा, हमें a भी नहीं पता। ये क्वेश्चन में एक ट्रिक ऐसी है कि एक अजम्पशन लिए बिना ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। यहाँ पे एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि सपोज a इज एट ओरिजिन 0,0,0। तो अगर a ओरिजिन है तो अपने को पता है कि ए बी बार इन ईदर केस इज बी बार माइनस ए बार। अगर ए बी बार बी बार माइनस ए बार है और ए ओरिजिन है तो ये तो 0 बार हो गया। तो ए बी बार की वैल्यू, जो मतलब बी बार की वैल्यू हमें मिल गई, क्योंकि ए बी बार की वैल्यू दी है उन्होंने क्वेश्चन में। ए बी बार की वैल्यू दी है जे कैप प्लस के कैप। उन्होंने इसकी वैल्यू दी है जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो हमारा बी बार आ गया। उसी तरह से ए सी बार में ए सी बार कैसे निकालोगे? ए सी बार आ जाएगा सी बार माइनस ए बार। ठीक है। और ए बार तो ओरिजिन है तो 0 हो गया। तो उसी तरह से सी बार की वैल्यू मिल गई, क्योंकि हमें एसी की वैल्यू दी है क्वेश्चन में। तो एसी की वैल्यू 3i माइनस जे प्लस 4k। तो हमें बी की वैल्यू मिल गई, बी बार मतलब बी बार की वैल्यू मिल गई, सी बार की वैल्यू मिल गई। ठीक है। तो अभी ये एम की वैल्यू कैसे निकालोगे? खाली मिड पॉइंट ले लोगे। सो इसका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मिड पॉइंट ले लोगे। सो तुम्हें मिलेगा एम बार, तो मिलेगा बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 2, क्योंकि वो मिडल में है। मीडियन तो मिडल में वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो डिवाइड बाई 2 कर दो। सो ये जे कैप और जे कैप तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आएगा 3 i कैप प्लस 5 k कैप, क्योंकि ये के कैप और ये के 4 k कैप हो जाएगा 5 k कैप डिवाइड बाई 2। ठीक है। सो ये आ गया एम बार। अभी उन्होंने बोला है, अगर अपने को दे दिया है एम बार और ए बार तो पता है अपने को, तो ए एम की लेंथ निकालनी है। तो ए एम की लेंथ के लिए ए एम बार क्या होगा? एम बार माइनस ए बार। ठीक है। तो ए बार तो फिर से 0 है। सो एम बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए एम बार की वैल्यू आ जाएगी 3 i कैप प्लस, इसको 2 को स्प्लिट कर दो, प्लस 5/2 k कैप। और उसका अगर लेंथ निकालना है तो ए एम बार का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 प्लस 25/4। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? सो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34/4। सो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34 डिवाइड बाय 2। ये आ गया लेंथ ऑफ मीडियन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें खाली एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन ये लेना है कि ए को अज्यूम कर लो ओरिजिन पे, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? क्या ए डॉट बी इज ग्रेटर देन ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार? सो हम देखते हैं कि ए डॉट बी होता क्या है। अपने को मालूम है कि ए डॉट बी, ए बार डॉट बी बार इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। और याद रखना बच्चों, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी, इसके बाहर नहीं जा सकती। तो अगर ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, सो डेफिनेटली ए बार डॉट बी बार की वैल्यू ये दोनों से बड़ी नहीं हो सकती। छोटी हो सकती है बट बड़ी तो नहीं हो सकती। इक्वल भी हो सकती है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। दे हैव सेड ऑलवेज ट्रू। ओके, the wording is very important. This is only true in case when they are parallel to each other. So अगर parallel है, so cos of 0 1 हो जाएगा। So this statement is true when parallel, when a bar is parallel to b bar, ये statement true होगा। बट ये वाला जो स्टेटमेंट है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। ओके, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, सो इट इज अकाउंटिंग फॉर द फैक्ट कि पैरेलल हुआ तो भी दिस इज ट्रू।
सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ए बार डॉट बी बार विल ऑलवेज बी लेस देन ए बार बी बार, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है। तो या तो कम होगा या तो फिर इक्वल होगा। इक्वल कब होगा? जब पैरेलल होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज ट्रू इन दिस केस। ओके, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल, ये बोल रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। याद रखना यूनिट वेक्टर बोला है। ओके, मतलब मैग्नीट्यूड 1 वाला वेक्टर, कंफ्यूज नहीं होना। when they say perpendicular to both the vectors, whenever they say perpendicular to both the vectors, that means they are telling you to find cross product। हमने ट्रिक्स में पढ़ा था ये कि perpendicular to both the vectors, तो अगर ये a बार है तो इसको लिखा जाएगा i कैप, j का कंपोनेंट तो नहीं है तो 0 j कैप प्लस 1 k कैप, और ये क्या आ जाएगा i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 1 k कैप। परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स बोला है, मतलब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो अगर पहला वेक्टर ए बार है, दूसरा बी बार है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा डिटर्मिनेंट से, जिसकी वैल्यू होती है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, कंपोनेंट्स लिख दो, 1 0 1, 1 0 -1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर दो, डिटर्मिनेंट एक्सपांड करना तो आता ही है, आई कैप इंटू 0 हो जाएगा, माइनस जे कैप इंटू -1 तो आ जाएगा -2, प्लस के कैप के साथ भी है 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 j कैप। इज 2 j कैप द आंसर? नो, बिकॉज 2 j कैप इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। उन्होंने बोला है यूनिट वेक्टर, तो 2 j कैप के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है 2 j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप विच इज 2, विच इज j कैप। ठीक है, सो j कैप इज द आंसर, बिकॉज उनको यूनिट वेक्टर चाहिए। याद रखना उनको, अगर खाली उन्होंने बोला था फाइंड अ वेक्टर, तो हमारा आंसर होता 2 j कैप। बट उन्होंने बोला फाइंड अ यूनिट वेक्टर, तो हम उसको 2 j कैप के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, जो होता है 2। ओके, ओके, आई होप दैट मेक सेंस बच्चों। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। द प्रोजेक्शन ऑफ आई ऑन द वेक्टर दिस इज व्हाट। हमने प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा। सो लेट्स से अगर ये आई बार है और इसका प्रोजेक्शन अगर हो रहा है ये वेक्टर पे, जो है आई प्लस जे प्लस 2 के। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोजेक्शन अगर ये लेट्स से ए बार है, ये बी बार है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ठीक है, इज ए बार डॉट बी बार, इज ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके, सो ए बार डॉट बी बार निकालो। सो ये आ जाएगा इस दोनों को, सो ये है 1 0 j कैप प्लस 0 k कैप। अब इस दोनों, इसका ए डॉट भी निकालोगे तो आ जाएगा 1 × 1, 0 × 1 और 0 × 2, सो आ जाएगा 1 खाली। डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार आ जाएगा 1 1 और 4, स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो 1 1 और 4, सो आ जाएगा 6। सो 1/√6 इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है बच्चों, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा। तो अगर उसका cos थीटा 0 है, मतलब उसका वो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो सीधा डॉट प्रोडक्ट निकालो उसका। सो 2 टाइम्स -4 प्लस p टाइम्स -6 प्लस 1 टाइम्स 26, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो ये क्या आ जाएगा? -8 -6p प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 26 -8 आ जाएगा 18। सो 6p की वैल्यू आ जाएगी 18, तो p की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला आई क्रॉस जे डॉट जे। अच्छा, याद रखना आई क्रॉस जे मतलब एक ऐसा वेक्टर जो आई से भी परपेंडिकुलर है, जे से भी परपेंडिकुलर है। तो आई क्रॉस जे तो के कैप ही हुआ, और अगर आई क्रॉस जे के कैप हुआ तो जे क्रॉस आई हुआ -k कैप। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि के कैप डॉट जे कैप प्लस -k कैप डॉट k कैप, ऐसा कर दो। ठीक है, तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, so this is just like 0 I cap plus 0 J cap plus 1 K cap डॉट, ये आ जाएगा 0 I cap plus 1 J cap plus 0 K cap। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। वैसे भी 0 ही होता है, क्योंकि अगर दोनों के मतलब हुआ z एक्सिस, j मतलब हुआ y एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, इसलिए डॉट तो 0 ही आना है उसका।
अच्छा, के डॉट के का खुद के साथ अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो आ जाएगा 1, बट ये माइनस भी है, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम -1, ठीक है बच्चों। सो ये आ जाएगा 0 - 1 विच इज -1, और इसकी वैल्यू स्केलर होगी क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। सो आंसर इज -1। आई होप दैट मेक सेंस बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर बच्चों, ओके। सो अगर ये ऑर्थोगोनल है, तो हमने ये क्वेश्चन किया है, सीधा इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, 2 × 1 आ गया 2, प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स 2 आ गया -2 लैम्डा, प्लस आ गया -1 क्योंकि +1 और ये -1, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा -2 लैम्डा +1 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। वेरी इजी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If A, B, C are the unit vectors such that A plus B plus C is equal to 0, then find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A. ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक याद रखना हमेशा, क्योंकि यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए बोला है, और यहाँ पे ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी है। तो हमको बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला पता है कि ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। तो ये जो ए बी बी सी और ए सी वाला टर्म है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है हम ये फॉर्मूला से कहीं तो निकालेंगे। अच्छा, बट आप बोलोगे ये तो अलजेब्रा का फॉर्मूला है सर, ये तो वेक्टर्स चल रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना, अलजेब्रा का हर फॉर्मूला वेक्टर में एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड तुम मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्लेस कर दो, पावर को मॉड ऑफ पावर से रिप्लेस कर दो। कैसे, मैं बताता हूं। तो अगर यहाँ पे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार है, इसको तुम स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स कर दो। अच्छा, वेक्टर का स्क्वायर कुछ होता नहीं है, यू हैव टू डू मॉड स्क्वायर, ओके। सो यू टेक ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 का स्क्वायर। दोनों के मॉड को स्क्वायर करके इक्वल कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स कर दो, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, मॉड का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टर के मॉड के स्क्वायर में भी अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा सकते हो, प्रोवाइडेड तुम स्क्वायर को रिप्लेस कर दो मॉड का स्क्वायर, और प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो डॉट। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी बार स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन को डॉट से रिप्लेस करना है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ठीक है, प्लस सी डॉट ए, ओके, इज इक्वल टू 0। 0 बार स्क्वायर मतलब 0 वेक्टर, 0i 0j 0j हो गया, ठीक है। 0i 0j 0k हो गया, ठीक है। अभी ये सारे बोला यूनिट वेक्टर, मतलब ए बी और सी का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 1 + 1 + 1 हो गया 3 प्लस 2। ये हमको फाइंड करना है ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी ना। ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू, ये -3 को राइट साइड पे ले लो तो आ जाएगा -3, और 2 को नीचे ले लो तो आ गया -3/2। वेरी इजी। याद रखना, हर अलजेब्रा का, खाली स्क्वायर वाला नहीं, क्यूब वाला तुम करो, तुम ए प्लस बी द होल स्क्वायर करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब करो, कोई भी अलजेब्रा का फॉर्मूला तुम वेक्टर में लगा सकते हो, प्रोवाइडेड तुम स्क्वायर या पावर्स के जगह मॉड पावर ले लो, और मल्टीप्लीकेशन की जगह डॉट ले लो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड बच्चों, ओके। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए ए डॉट बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज नथिंग बट मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा प्लस, अच्छा ए डॉट बी मतलब होता है, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है तो सारे का स्क्वायर लग जाएगा। ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, सारे में स्क्वायर लगेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 400 हो गया। और उन्होंने बोला है मॉड ए की वैल्यू 5, मॉड बी की निकाल दो। अच्छा, ये दोनों में से मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो अपने को बचपन से मालूम है कि ये होएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा,
मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। उसमें भी मॉड ए की वैल्यू तो दी है 5, तो ये हो गया 25। सो मॉड बी स्क्वायर हो गया 400 डिवाइड बाई 25। ठीक है, तो ये 5 से पहले कैंसिल कर दो 80, और ये हो जाएगा 5 1 और 16। सो मॉड बी की वैल्यू क्या आ गई, 4। दैट इज आंसर, वेरी इजी। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग वन, सेम कॉन्सेप्ट अगेन। बोला है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जैसे तुमको दिख जाए, उनके डॉट प्रोडक्ट जीरो है, मतलब ए डॉट बी कर लो या बी डॉट सी कर लो या ए डॉट सी कर लो, सबकी वैल्यू जीरो है क्योंकि वो सारे परपेंडिकुलर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर भी है, अगर यूनिट वेक्टर है मतलब मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी क्या हो गया, 1 हो गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला कभी भी वो ऐसे वेक्टर कॉम्बिनेशन और मॉड निकालने बोले, पहले उसका स्क्वायर निकालो। स्क्वायर निकालना इजी है, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। ठीक है, तो पहले स्क्वायर निकालो उसका, क्योंकि वो वेक्टर डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2a बार प्लस बी बार प्लस सी बार, उसका स्क्वायर निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। तो ये हो जाएगा 2a कैप स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस बी कैप स्क्वायर प्लस सी कैप स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a बार डॉट बी बार प्लस 2a बार डॉट सी बार प्लस 2a बार, और सॉरी 2 प्लस बी बार डॉट सी बार। इसकी टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है, सारे जीरो है। ओके, क्योंकि सारे परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, सो सारे डॉट प्रोडक्ट जीरो है यहाँ पे। और ये सारे वन है, ये अगर वन है, अगर ये वन है, सो ये हो जाएगा 4 मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस वन, तो ये हो जाएगा सीधा 6। बट रिमेंबर ये स्क्वायर है। ओके, तो ये है 2a बार प्लस बी बार प्लस सी बार का स्क्वायर, जो हो गया 6। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके, वेरी इजी, लेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए बार और बी बार बोला है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार दोनों हो गया 1। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार बोला है, तो मतलब थीटा फाइंड करना है ए और बी के बीच में। और बोला है सच दैट 2a माइनस बी इज रूट 2a माइनस बी इज अ यूनिट वेक्टर। अगर उसने बोला ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो तुम स्क्वायर कर दो दोनों साइड। जब भी मैग्नीट्यूड के अंदर वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, तुम स्क्वायर कर दो। ओके, फिर स्क्वायर को एक्सपांड कर दो, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर से आ जाएगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 a बार डॉट b बार। रूल याद रखना कि प्रोडक्ट के जगह डॉट प्रोडक्ट डालना है, प्रोडक्ट के जगह डॉट प्रोडक्ट डालना है a बार डॉट b बार, और स्क्वायर के जगह मॉड स्क्वायर डालना है। ठीक है, तो प्लस बी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमको दिया है, ये यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 रूट 2, और a डॉट बी फिर से हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एक 1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी 1 1 है सारे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 रूट 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 कर दो इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 2, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री या पाई बाय 4। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बोला है ए बार बी बार सी बार आर थ्री वेक्टर सच दैट ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है, और बोला ए प्लस बी प्लस सी 0। ठीक है, तो फाइंड ए डॉट बी। ऐसा हमने सिमिलर किया है, क्विकली हम कर देते हैं कि मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड पे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, 0 बार स्क्वायर। ठीक है, तो सारे के मैग्नीट्यूड्स दिए हैं, ये है हुआ 49 7 स्क्वायर, ये हुआ 24 स्क्वायर।
ठीक है, जो भी आएगा 24 टाइम्स 24, ये आ जाएगा 6908, और ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 576 हो गया, प्लस सी बार का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, प्लस 2 टाइम्स ये जो वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तुम आराम से अभी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, खाली तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इधर उधर करने हैं टर्म्स। वेरी इजी, हमने ऐसा सम किया हुआ है पहले। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose sides are determined by the vectors। अच्छा, पैरेललोग्राम का एरिया हम फॉर्मूला डिस्कस हमने नहीं किया अभी तक, मैं क्विकली बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। अगर लेट्स से ये ए बार है, ये बी बार है, वेरी इजी, पैरेललोग्राम का एरिया होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, दैट्स इट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। सो आपको सिंपली क्या करना है, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। सो एरिया इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। सो ए बार क्रॉस बी बार निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए, इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो आ जाएगा 1 -1 3, 2 -7 1। ठीक है, अच्छा ये वेक्टर आएगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ठीक है, सो ये आ जाएगा आई कैप -1 +21, सो ये हो जाएगा 20। ठीक है, माइनस जे कैप, ये आ जाएगा 1 -6, सो -5, प्लस के कैप, के कैप के साथ है -7 +2, तो आ जाएगा -5। ठीक है, तो ये आ गया 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप -5 के कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए क्रॉस बी, जो होएगा एरिया अपना, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 प्लस 25 प्लस 25, जो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 450। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट, ये दोनों मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेरी सिंपल, स्क्वायर बोथ द साइड्स। 2a bar plus 3b bar is equal to 3a bar minus 2b bar। दोनों साइड स्क्वायर कर दो और a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगा दो, तो ये आ जाएगा 2a बार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 इंटू ए बार डॉट बी बार, प्लस आ जाएगा 3b बार का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू 3a बार का होल स्क्वायर माइनस 2, अच्छा यहाँ पर आ जाएगा 12 क्योंकि 2ab, सॉरी ये आ जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा अभी 12 ए बार डॉट बी बार, ठीक है, प्लस 4 बी बार का स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली शुड राइट 2 बी बार का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हमने अभी तक नहीं किया, सो 2 बी बार का स्क्वायर। ठीक है, हमको दिया है ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 1, क्योंकि ए बार तो यूनिट वेक्टर है, प्लस 12। अच्छा, ए बी होता है ए बी कॉस थीटा, ए और बी तो यूनिट वेक्टर है, तो ये खाली बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 9, क्योंकि बी भी यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9, अगेन ए इज अ यूनिट वेक्टर, -12, ए बी कॉस थीटा, तो खाली बचेगा कॉस थीटा, क्योंकि ए भी अगेन यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ए मॉड बी 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 1, क्योंकि अगेन बी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो थोड़े बहुत चीजें कैंसिल होने लगेगी, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो सॉरी 24 cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 24 cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोला, शो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है,
सो लेट्स अज्यूम कि पहला वेक्टर है p बार अपना, विच इज a बार टाइम्स b प्लस b बार टाइम्स a बार। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। ओके, p बार का मैग्नीट्यूड। और लेट्स अज्यूम q बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ a बार टाइम्स b बार माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b बार टाइम्स a बार। बोला है प्रूव करो कि ये दोनों वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होने चाहिए, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी। अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है, इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि p बार और q बार का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो अगर हम p बार और q बार का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और ये जीरो आ जाता है, मतलब हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे। तो फाइंड करके देखते हैं ना दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है। So लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बी बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार ए बार, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार टाइम्स बी बार, सॉरी दूसरे में मैग्नीट्यूड नहीं है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार टाइम्स बी बार माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू ए बार। ठीक है। अच्छा, अब तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, या तो फिर अगर तुम नोटिस करोगे, सो दिस इज जस्ट लाइक ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, या तो तुम मल्टीप्लाई कर दो, बेस्ट इज मल्टीप्लाई कर दो इंडिविजुअली। सो दिस टाइम्स दिस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बी बार डॉट बी बार। ठीक है, वेन एवर यू मल्टीप्लाई, याद रखना बीच में डॉट है इसलिए डॉट आएगा। ठीक है, प्लस अभी ये टर्म को ये सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा माइनस, माइनस मॉड ए बार मॉड बी बार, क्योंकि ये मॉड बी बार है। ठीक है, और क्या आ जाएगा ए बार डॉट बी बार। ठीक है, अब ये सेकेंड टर्म ले लो तो आ जाएगा प्लस, सेकेंड टर्म को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस मॉड ए बार मॉड बी बार और ए बार डॉट बी बार। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस बी बार का मॉड और बी बार का मॉड आ जाएगा मॉड बी बार का स्क्वायर और फिर से ए बार डॉट ए बार, ए बार डॉट ए बार। ठीक है, नोटिस करो ये दोनों कैंसिल हो रहा है और ये आ जाएगा मॉड ए बार का स्क्वायर और बी बार डॉट बी बार इज नथिंग बट मॉड बी बार का स्क्वायर फिर से। ठीक है, क्योंकि बी और बी के बीच में तो एंगल जीरो होता है, तो बी बार डॉट बी बार मॉड कॉस ऑफ एंगल विच इज जीरो, सो बी बार स्क्वायर हो गया मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर माइनस मॉड बी बार स्क्वायर और ये हो गया मॉड ए बार स्क्वायर, ये हो गया जीरो। सो सिंस पी डॉट क्यू आ गया जीरो, विच इंप्लाइज पी बार इज परपेंडिकुलर टू क्यू बार, क्योंकि वो दोनों के डॉट प्रोडक्ट का आंसर जीरो है, दैट मीन्स कि वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वेक्टर का ही डॉट जीरो होता है, इसलिए पी बार इज परपेंडिकुलर टू क्यू बार। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, show that for any two non-zero vectors, mod a bar plus b bar and mod a bar minus b bar, if and only if a b and a b are perpendicular vectors। again very easy sum बच्चों, खाली दोनों साइड आपको स्क्वायर करना है, फिर से दोनों साइड खाली स्क्वायर कर दो, a बार प्लस b बार स्क्वायर a बार माइनस b बार स्क्वायर, स्क्वायर कर दो तो मॉड a स्क्वायर प्लस टू a डॉट b प्लस मॉड b स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर माइनस टू a डॉट b प्लस मॉड b स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया फोर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या आ गया ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या आ गया ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वही तो प्रूव करना था। वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। if sum of two unit vectors, अगर दो unit vectors का sum is a unit vector, prove that the magnitude of their difference is root 3। So let's say if sum of two unit vectors, let's say if a cap is a unit vector, b cap is a unit vector। ठीक है, if sum of two unit vectors is a unit vector, if sum of two unit vectors is a unit vector, let's say वो third unit vector is c, prove that magnitude of their difference। ठीक है, prove that the magnitude of their difference, मतलब वो बोलना चाहता है a बार माइनस b बार मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस प्रूव करो कि इसकी वैल्यू रूट थ्री आती है, ये हमें प्रूव करना है। उसने दिया है कि इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर सी, अगर ऐसा है तो प्रूव करो कि
मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस हुआ a माइनस बी, मैग्नीट्यूड इज √3। अच्छा, तो यहाँ पे हम सीधा फिर से फॉर्मूला लगा देंगे। जब भी ऐसा आ जाए फिर से स्क्वायर कर दो दोनों साइड। अगर स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा ए कैप का स्क्वायर मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर +2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस मॉड बी कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड सी कैप का स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर लगा दो। ये तो 1 है, +2, ये दोनों के मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस ये 1 आ जाएगा, प्लस ये भी यूनिट वेक्टर है बोला है, तो ये भी 1 आ गया। ठीक है, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया। तो 2 cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 -1। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई? -हाफ। तो अगर cos थीटा की वैल्यू -हाफ है, सो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो थीटा की वैल्यू, क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, so this will become cos of पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3। सो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई बाई 3। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि cos नेगेटिव है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो हम पाई माइनस लेंगे। पाई बाई 3 क्यों लिखा? क्योंकि cos पाई बाई 3 पे उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हाफ होती है। ठीक है, तो cos 2 पाई बाई 3। ओके, इतना समझ गया। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। उन्होंने बोला है कि प्रूव करो कि मॉड ए माइनस बी की वैल्यू √3 है। तो मॉड ए माइनस बी तो छोड़ो, मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर निकाल के देखो। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी प्लस मॉड बी स्क्वायर -2 ए डॉट बी। ठीक है, अच्छा याद रखना ये अभी भी यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 -2। अच्छा, ए डॉट बी का क्या हो जाएगा? मॉड ए कैप, ये भी यूनिट वेक्टर ही है वैसे। सो आंसर क्या बचेगा? खाली इधर cos थीटा बचेगा। तो ये क्या हो गया? 2 - 2 cos थीटा, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स है, तो ए बार का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी बार का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद बचा खाली cos थीटा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होके 2 ही बचा है यहाँ पे। ठीक है, अभी cos थीटा की वैल्यू तो हमें पता है -हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा की वैल्यू अगर -हाफ है, सो 2 - 2 -हाफ हो गया। ठीक है बच्चों, सो ये क्या हो जाएगा? 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो ये क्या हो गया? 2 + 1, सो आ गया 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस बी द होल स्क्वायर की वैल्यू अगर 3 है, तो मॉड ऑफ a माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई? स्क्वायर रूट ऑफ 3। वही तो हमें प्रूव करना था कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। वेरी सिंपल बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं। अगर नोटिस करना, हम दोनों साइड स्क्वायर करते जा रहे हैं। अगर यूनिट वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड को 1 करते जा रहे हैं, और जो प्रूव दैट करना है उसके ऊपर आ रहे हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसमें से एक क्वेश्चन एटलीस्ट आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। वेरी सिमिलर क्वेश्चन जो हम करते आए हैं, खाली दोनों साइड स्क्वायर मार दो, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, थ्री वेक्टर सेटिस्फाइज द कंडीशन, इवेल्युएट द क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। खाली दोनों साइड स्क्वायर कर दो, मिल जाएगा। यू कैन टेक दिस एज होमवर्क। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट वन बच्चों। बोलते हैं टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर दिए हैं, तो सपोज ये वेक्टर और ये वेक्टर, सपोज ये वेक्टर है p बार और ये वेक्टर है q बार। ठीक है, अगर ये q बार है तो ये भी q बार हुआ, और ये भी p बार हुआ। ठीक है, तो p बार और q बार की वैल्यू दी है, तो p बार की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2i कैप -4j कैप -5k कैप, और q बार की यहाँ पे वैल्यू दी है 2i कैप +2j कैप +3k कैप। तो बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगनल्स। तो पहले डायगनल निकालते हैं, यूनिट वेक्टर बाद में निकालेंगे, पहले डायगनल निकालते हैं। तो अगर डायगनल निकालना है तो हम ट्राइंगल लॉ सीधा लगा देंगे। डायगनल अगर ये D1 डायगनल है, फॉर एग्जांपल ये D1 बार है, तो D1 बार निकालने के लिए इट इज वेरी सिंपल, P बार प्लस Q बार। तो D1 बार क्या हो जाएगा? P बार प्लस Q बार। तो दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 4i कैप -2j कैप, खाली ऐड कर दो, +2 - 4 इज -2, +3 - 5 इज अगेन -2k कैप। ठीक है, दोनों वेक्टर को ऐड कर दो। अभी दूसरा डायगोनल निकालने के लिए
ये निकाल दो दूसरा डायगोनल। दूसरा डायगोनल कैसे आ जाएगा? दूसरा डायगोनल आएगा, अगर फिर से ट्रायंगल लॉ लगा दो, तो पी बार, यहाँ पे अगर ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो आ जाएगा पी बार प्लस डी बार, डी वन बार और डी टू बार। ठीक है, अगर ये डी टू बार है तो पी बार प्लस डी टू बार इज इक्वल टू क्यू बार। ठीक है, क्योंकि ये पी बार प्लस डी टू बार इज इक्वल टू क्यू बार। सो इससे क्या आ जाएगा? डायगोनल नंबर टू आ जाएगा क्यू बार माइनस पी बार। ठीक है, सो क्यू माइनस पी कर दो, डिफरेंस ले लो, तो टू आई तो कैंसिल हो जाएगा। टू जे माइनस माइनस फोर जे तो हो जाएगा सिक्स जे कैप। थ्री के माइनस माइनस फाइव के तो हो जाएगा प्लस एट के कैप। ठीक है, सो हमने दोनों डायगनल्स निकाल दिए। ठीक है, डी टू बार आ गया, बॉक्स कर देते इसको, और डी वन बार आ गया अपना, डी वन बार और डी टू बार। डायगनल्स निकाल दिए, बट उनको चाहिए यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगनल। अगर उनको यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगनल चाहिए, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है और जो डायगनल की डायरेक्शन में है, तो अगर उनको ऐसा वेक्टर चाहिए तो इट्स वेरी इजी। हमने पढ़ा कि वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो हमको मिलेगा उसका यूनिट वेक्टर उसके पैरेलल में। सो वही वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सो फोर आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस फोर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, सो 16 प्लस एट तो आ जाएगा 24। ठीक है, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24। फोर आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप। दूसरे वाला में डी टू कैप इज इक्वल टू डी टू बार डिवाइड बाय मॉड डी टू बार। ठीक है, सो आ जाएगा सिक्स जे कैप प्लस एट के कैप, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 36 प्लस 64। सो आ जाएगा 10 इन द डिनोमिनेटर, तो सिक्स जे कैप प्लस एट के कैप आ गया इन द न्यूमरेटर। ओके, समझ गया। सो दोनों यूनिट वेक्टर्स हमने निकाल दिए। अब वो बोलते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आल्सो। अच्छा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का दूसरा फॉर्मूला डायगोनल के थ्रू भी होता है, यूजिंग द डायगोनल वेक्टर्स। वो बोलते हैं यूजिंग द डायगोनल वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन बाय, उसका दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मॉड ऑफ डी वन बार इंटू डी टू बार, उसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले डी वन बार और डी टू बार, डी वन और डी टू का क्रॉस निकालते हैं। डी वन बार क्रॉस डी टू बार, पहले ये निकाल लेते हैं। सो आ जाएगा आई जे के, फोर माइनस टू, ये हो जाएगा जीरो, सिक्स और एट। वेरी इजी। आई थिंक यहाँ से मैं तुम लोग को सॉल्व करने दे सकता हूँ, खाली डिटर्मिनेंट सॉल्व करके यहाँ से होमवर्क में ले लो, यहाँ पे एरिया में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट। ओके, आई थिंक इट्स वेरी इजी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move on to next question. If a bar and b bar are two vectors of equal magnitude, मतलब उन्होंने दिया है a bar का mod is equal to b bar का mod and alpha is the angle between them, ये दोनों के बीच में एंगल है अल्फा। ठीक है, if alpha is the angle between them, prove that this, prove that। तो LHS से शुरू कर दो। LHS क्या है अपना? LHS है अपना a bar प्लस b bar डिवाइड बाय मॉड ऑफ a bar माइनस b bar। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको करने के एक्चुअली बहुत तरीके हैं। पहले तुम या तो ऐसे कर सकते हो कि इसको इंस्टेड ऑफ टेकिंग एलएचएस से करोगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए माइनस बी कर देना। बट अगर वैसे नहीं करना है तो इंस्टेड ऑफ लेट्स ट्राई टू फाइंड, लेट्स फाइंड इसका स्क्वायर पहले फाइंड करते हैं, उसको फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। ठीक है, उसका वैल्यू निकालने के लिए उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, पहले उसका स्क्वायर निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी प्लस मॉड बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा कि सारे अलजेब्रा के फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड मल्टीप्लिकेशन में डॉट लगा दो, स्क्वायर की जगह मॉड स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अभी मॉड ए स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी प्लस मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उन्होंने बोला ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल अल्फा है, ए और बी के बीच में एंगल इज अल्फा, सो ए और बी के बीच में याद रखना एंगल इज अल्फा, और ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेट्स से वो एक्स है।
जस्ट लेट्स नेम इट एक्स। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू, ए डॉट बी इज मॉड बी कॉस थीटा, बट मॉड ए और मॉड बी तो सेम है एक्स, तो एक्स स्क्वायर और कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा दोनों के बीच का एंगल है, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय, ये हो गया फिर से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा कॉस अल्फा, ए मॉड बी, तो दोनों एक्स हमने अज्यूम किया है और दोनों इक्वल है, और कॉस अल्फा, सो माइनस टू एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा टू प्लस टू कॉस अल्फा और आ जाएगा टू माइनस टू कॉस अल्फा, ठीक है, वेरी सिंपल। अभी यहाँ पे सीधा टू भी हटा दो, तो आ जाएगा वन प्लस कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस कॉस अल्फा। हमको तो पता है वन प्लस कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टू टू फिर से हटा दो, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। अच्छा याद रखना स्क्वायर था, मॉड ए प्लस मॉड बी का स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड ए माइनस मॉड बी का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर रूट ले लो, तो आ जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी अपॉन मॉड ए माइनस मॉड बी, स्क्वायर रूट ले लोगे तो आ जाएगा कॉट अल्फा बाई टू, वही तो हमें प्रूव करना था। वेरी इजी है बच्चों, एकदम इजी है, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, एकदम इजी सम से सारे। तीन पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी, और बोला है ए बार बी बार सी बार उनके पोजीशन वेक्टर्स है जो अपने को मालूम है, और बोला है कि आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ, अगर ए बी सी कोलिनियर है, अगर उन्होंने बोला है कि ऐसा प्रूव करो कि अगर एबीसी कोलिनियर है इफ एंड ओनली इफ दिस इक्वेशन इज ट्रू, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कोलिनियर से शुरुआत करेंगे और हम ये स्टेटमेंट तक आएंगे, ठीक है। तो अगर ए बी सी कोलिनियर है तो ए का पोजीशन वेक्टर है ए बार, बी का पोजीशन वेक्टर है बी बार और सी का पोजीशन वेक्टर है सी बार। अगर ए बी सी कोलिनियर है, सो एक चीज होती है कि ए बी और बी सी के बीच में एंगल जीरो है, अगर ए बी और बी सी के बीच में एंगल जीरो है, साइन ऑफ जीरो इज जीरो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर कभी भी कोलिनियर वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो बार, ठीक है। अपने को मालूम है कि ए बी बार इज ऑलवेज बी बार माइनस ए बार, क्रॉस बी सी बार इज सी बार माइनस बी बार, ये हमने पढ़ा बेसिक्स में, इज इक्वल टू जीरो बार, ठीक है। तो एग्जाम में हम इसको लिखेंगे ए बी सी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ दिस इज ट्रू, ठीक है, दैट इज, और दैट इज करके हम लिखते जाएंगे और लेट्स मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। तो आ जाएगा बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है, माइनस बी बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार, जस्ट लाइक नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, बट डायरेक्शन का ध्यान रखना, बी और सी अगर वो डायरेक्शन में है तो बी और सी लिखने का, सी क्रॉस बी अलग होता है, सी क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस सी, ओके। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना, माइनस ए क्रॉस से लिखा तो हो गया फिर प्लस ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू जीरो बार, ठीक है। अच्छा बी क्रॉस बी तो जीरो जीरो बार होता है क्योंकि बी और बी के बीच में एंगल इज जीरो, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, ओके। अगर नोटिस करोगे तो ऑलरेडी हमको जो प्रूव करना है वो आ गया है, बी बार क्रॉस सी बार माइनस ए क्रॉस सी है, बट यहाँ पे सी क्रॉस ए है, तो इसको प्लस करके इसका साइन रिवर्स कर सकते हैं हम, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस सी क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस सी इज माइनस सी क्रॉस ए, ठीक है, प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो बार, यही तो प्रूव करना था। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, अच्छा स्केलर प्रोडक्ट मतलब याद रखना डॉट प्रोडक्ट बच्चों, ओके। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर a bar with the unit vector along the sum of vectors b bar and c bar is equal to 1, okay। ये खाली इंग्लिश में उन्होंने स्टेटमेंट ऐसे फ्रेम किया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर बी बार प्लस सी बार, ठीक है, इट इज वेरी इजी। उन्होंने बोला स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए बार विथ द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम, सो पहले अलोंग द सम वाला निकालते हैं, अलोंग द सम बी बार एंड सी बार, सो अलोंग द सम तो बी बार प्लस सी बार का सम निकालते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने बोला सम ऑफ वेक्टर्स तो आ जाएगा टू आई कैप प्लस लैम्बडा, सो आ जाएगा टू प्लस लैम्बडा आई कैप, ठीक है, प्लस सिक्स जे कैप आ जाएगा, ठीक है, प्लस थ्री और माइनस फाइव आ जाएगा माइनस टू के कैप, ठीक है। और उन्होंने बोला है अलोंग द यूनिट वेक्टर,
अगर उन्होंने बोला है यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। अगर बी बार प्लस सी बार का यूनिट वेक्टर लेना है हमें, तो यूनिट वेक्टर ऑफ और अलोंग बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार प्लस सी बार। वही तो डेफिनेशन होता है यूनिट वेक्टर का, इट्स वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब ये वेक्टर ले लो, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर दो, तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप आ गया, प्लस 6 जे कैप आ गया, माइनस 2 के कैप आ गया, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 तो प्लस 40 आ गया। वेरी इजी सो फार, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो वेक्टर हमने निकाला, ये यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी एंड ए बार, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 है। तो हमें क्या करना है कि ए बार डॉट यूनिट वेक्टर का डॉट लेना है, ठीक है। तो इसका डॉट लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं डिनोमिनेटर को। तो ये आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइड बाय होल स्क्वायर एक्सपांड कर दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40। तो ये 40 और 4 मिलके हो जाएगा 44, तो सीधा 44 ही लिख दो। क्यों 40 प्लस 4 लिखना है, 44 लिख दो इधर प्लस, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अभी ये और ये इसका डॉट 1 होएगा, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए अगर नोटिस करोगे इसके कोएफिशिएंट 1 है, इसके कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो वो वेक्टर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए बार इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सो अगर ये दोनों का डॉट 1 है, तो सीधा तुम कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके आई का कोएफिशिएंट क्या है, इसके आई का कोएफिशिएंट है 2 प्लस लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 44 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस 6 अपॉन सेम डिनोमिनेटर 44 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स 1। हम खाली वो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, ठीक है। तो इधर आ जाएगा माइनस माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 44 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स 1। और ये 1 है बोला है, ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है ऐसा बोला है उन्होंने, ओके। सो विद डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो और ये डिनोमिनेटर को वो साइड शिफ्ट कर दो, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 44 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 2 प्लस लैम्डा प्लस 6, तो ये 8 माइनस 2 6 हो गया, ठीक है। तो हो गया 6 प्लस लैम्डा, ठीक है ना। दो और ये दो कैंसिल 6, ठीक है। अभी दोनों साइड स्क्वायर कर दो, खाली लैम्डा की वैल्यू निकालनी है अभी। तो इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 36 प्लस 12 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर से, और ये आ जाएगा 44 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर दोनों साइड से जाएगा। तो ये 4 लैम्डा को अगर ये साइड ले लोगे तो आ जाएगा 8 लैम्डा, और ये 44 में से 36 गया तो आ जाएगा 8, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 इन शॉर्ट। लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली 1। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, दैट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली आई थिंक, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है तो लैम्डा की वैल्यू 1 इधर डाल दो, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 है तो 9 हो जाएगा, 9 प्लस 40 49 मतलब 7 हो जाएगा। ये आ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बोला ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स सच दैट, तीनों के मैग्नीट्यूड दे दिए। इफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो पहले वो फाइंड करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होता है ए डॉट बी, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हुआ उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। बोला है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। सो प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए निकाल लो, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड। उसने बोला ये दोनों वैल्यू इक्वल है, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो आ जाएगा ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए डॉट सी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। ए कैंसिल हो गया मैग्नीट्यूड्स, सो आ गया ए डॉट बी इक्वल है ए डॉट सी के, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ठीक है। और बोला बी और सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वेक्टर्स। अगर बी और सी परपेंडिकुलर है मतलब बी डॉट सी जीरो हुआ, जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर है सीधा समझ जाने का बी डॉट सी इज जीरो। और
तो हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ 3a बार माइनस 2b बार प्लस 2c बार। जब भी वैसे वेक्टर के कॉम्बिनेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक काम करो, पहले उसका स्क्वायर का मैग्नीट्यूड निकाल दो। 3a बार माइनस 2b बार प्लस 2c बार का स्क्वायर ले लो। सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो आ जाएगा 9 मॉड ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी स्क्वायर प्लस 4 मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सो आ जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 6 ए डॉट बी। ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस 4 बी डॉट सी, फिर हो जाएगा प्लस सी ए डॉट सी, 6 ए डॉट सी, सॉरी। ओके, अभी यहाँ पर देखते कौन सी वैल्यूज हमें पता है और कौन सी नहीं पता। ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का 2 है और सी का 3 है, इतना हमें पता है यहाँ पे। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड 1 है, सो ये हो गया 9। इसका 2 है, सो 4, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 है, 9 और 4 36 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी का मैग्नीट्यूड 3 है। प्लस 2 इंटू, अच्छा अभी हमें कुछ पता है क्या, देखते हैं। हमें पता है कि बी डॉट सी जीरो है ऑलरेडी, तो ये जीरो हो गया, बी डॉट सी जीरो हो गया। और हमें पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। तो ये भी कैंसिल हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे आ गया हमारा सीधा आंसर 9 प्लस 16 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 45, 61 मे बी। 16 plus 9 25, yes 61, that's your answer। but ये स्क्वायर है, इसका अगर रिजल्ट निकालना तो इट विल बी स्क्वायर रूट। सो 3a बार माइनस 2b बार प्लस 2c बार इज देन स्क्वायर रूट ऑफ 61, दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट 3D ज्योमेट्री के। 3D ज्योमेट्री में टू स्टार्ट विद, लेट्स से वी हैव अ लाइन। ओके, लेट्स से वी हैव अ लाइन। लेट्स से ये लाइन x एक्सिस के साथ, और लेट्स से देयर इज z एक्सिस। ओके, let's say this is line L। let's say line L x axis के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। okay, alpha is the angle that L makes with x axis, with x axis। so it is kind of this angle with x axis। okay, y axis के साथ let's say beta है। ठीक है, so let's say angle with y axis is beta with y axis, and let's say gamma है with z axis, with z axis। so gamma is kind of this angle roughly। okay, जो z एक्सिस के साथ बना रहा है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 इन 3D ज्योमेट्री बोलता है कि हमेशा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा is equal to 1। that is formula number 1 that we are going to use। mostly formula based chapter है ये 3D geometry। so that's the formula number 1 that we are going to use। cos alpha, cos beta, cos gamma are also called as direction cosines। okay, cos अल्फा को L भी बोला जाता है, और cos बीटा को M भी बोला जाता है, और cos गामा को N भी बोला जाता है। सो L इज इक्वल टू cos अल्फा, M is equal to cos beta, N is equal to cos gamma, and these are called direction cosines of the line। okay, also there is something called as direction, so these are direction cosines, direction cosines, there is something called as direction ratios। So for example, let's say if a bar is 2i cap plus 3j cap plus 6k cap, so इसके डायरेक्शन रेशियोज DRS बोलते हैं उसको, हुए 2, 3, 6। काइंड ऑफ हमें पता ही है, बट डायरेक्शन रेशियोज आर द लीस्ट मल्टीपल। सो फॉर एग्जांपल इफ द वेक्टर वाज लेट्स से b bar is equal to 2i cap plus 4j cap plus 6k cap, सो इसके DRS हुए 2, 4, 6, या तो तुम ऑल्सो बोल सकते हो 1, 2, 3। सो इट्स द लीस्ट मल्टीपल। ओके, तुम उसको 2 से कॉमन मल्टीपल से डिवाइड कर सकते हो डायरेक्शन को। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। सो एक लाइन के दो चीजें होती है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ओके, नाउ डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस, अगर डायरेक्शन लेट्स से इफ दिस इज ए बी सी, so L upon A is always equal to M upon B is always equal to N upon C। So direction ratios or direction cosines are always proportionate to each other। Okay, so that's concept number 2।
Okay, so concept number 1 and concept number 2 is clear. All right, next concept इसमें होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन का. इक्वेशन ऑफ अ 3D लाइन. 2D लाइन तो हमने अपने 9 10 स्टैंडर्ड में निकाला. सो लेट्स से इफ दिस इज अ लाइन, लेट्स से लाइन के ऊपर एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए बार. सो ए बार की वैल्यू लेट्स से है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप. ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, लेट्स से डायरेक्शन रेशियोज मतलब एक ऐसा वेक्टर जो लाइन के पैरेलल है. ओके, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन. तो उसके डायरेक्शन रेशियोज लेट्स से है ए बी सी. सो लेट्स से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. लेट्स से दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, यानी एक ऐसा वेक्टर जो लाइन के पैरेलल है. अगर कोई भी इक्वेशन निकालनी है लाइन की, 3D लाइन की, यू नीड टू थिंग्स. यू नीड DRS and you need point on the line. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय r bar is equal to a bar plus lambda b bar, where b bar is the DRS. ठीक है, तो ये DRS जो है this is nothing but b bar और a bar is nothing but point on the line. यहाँ पे लिख देते हैं. So this is point on the line. B bar is DRS or direction ratios. So this is equation of a line in vector form. वेक्टर फॉर्म. इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कार्टेशियन फॉर्म में दिस इक्वेशन इज गिवन बाय x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन बी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस सेम इक्वेशन. दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म. ओके, समझ में आ गया. इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है स्क्यू लाइंस का. स्क्यू लाइंस. स्क्यू लाइंस में क्या होता है, एक स्क्यू लाइंस मतलब एक ऐसी ऐसी लाइंस होती है जो ना तो पैरेलल होती है ना तो परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, ना तो पैरेलल ना तो परपेंडिकुलर. ये दिख रहा है कि इंटरसेक्ट होने वाली है, बट रिमेंबर ये 3D स्पेस में है. ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये ऊपर होगी थोड़ी और ये थोड़ी नीचे होगी. सो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन स्क्यू लाइंस. ओके, सो दीज लाइंस नाइदर इंटरसेक्ट नॉर आर पैरेलल. सो अगर ये फर्स्ट लाइन लेट्स से L1 है, सेकंड लाइन लेट्स से L2 है, लेट्स से L1 का इक्वेशन है R बार इज इक्वल टू A1 बार प्लस लैम्डा B1 बार. लेट्स से L2 का इक्वेशन है R बार इज इक्वल टू A2 बार प्लस लैम्डा B2 बार. ठीक है, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ, बिकॉज इट इज डिस्टेंस इट इज मॉड. तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस इन द डिनोमिनेटर. ठीक है, B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस इन द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1. ओके, यहाँ पे बीच में डॉट प्रोडक्ट है. दैट्स द फॉर्मूला फॉर shortest or the shortest distance between the skew lines. Okay, I hope that makes sense. Okay, now that we understand all the concepts, let's start with the questions. Very easy questions. एकदम scoring chapter है बच्चों, एकदम easy होता है ये. Find the direction cosines. डायरेक्शन कोसाइंस मतलब एल एम एन. ठीक है, और एल होता है, याद रखो बच्चों, कॉस अल्फा. एम होता है कॉस बीटा और एन होता है कॉस गामा. ठीक है, ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा हो गया. अपने को फॉर्मूला तो पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो हमने पढ़ा फॉर्मूला लिस्ट में. तो अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. सारे एंगल्स इक्वल ही है तो इसको सीधा लिख दो, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1. सो सीधा क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा. ठीक है, सो ये आ गया डायरेक्शन को साइंस. तो सीधा लिख दो एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 upon square root of 3. Very easy. Let's move on to next question, बच्चों. Let's move on to next question. If a line makes angles 90, 135 and 45 with x, y and z, find the direction cosines. एकदम easy है. अल्फा दे दिया 90, बीटा दे दिया 135 और गामा दे दिया 45. खाली तुम्हें निकालना है cos अल्फा, यहाँ पे निकालना है cos बीटा और यहाँ पे निकालना है cos गामा. खाली एंगल सब्स्टिट्यूट कर दो, cos अल्फा बीटा गामा तो निकालने आता ही है तुम्हें. I will give you this as homework. Okay, let's move on to next question. Let's move on to next question. If a line makes
alpha beta gamma with the coordinate axis, then find the value of cos 2 alpha cos 2 beta plus cos 2 gamma. अपने को ऑलरेडी पता है कि अपने को अगर निकालना है cos 2 alpha plus cos 2 beta प्लस cos 2 गामा, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, इसका फॉर्मूला पता है कि ये cos 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस वन होता है, ये 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस वन होता है, और ये होता है 2 cos स्क्वायर गामा माइनस वन, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के। अब ये -1 -1 -1 तो -3 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा -3, और ये तो 1 ही होता है, तो 2 टाइम्स 1 -3, तो आंसर आ गया -1। एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों 3D ज्योमेट्री के। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, ये वाले, ठीक है। अभी डायरेक्शन कोसाइंस, अभी अपने को पता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन है ये, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मेट होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। हमेशा याद रखना कोइफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे, x माइनस वन अपॉन टू बराबर है, इसको नेगेटिव कर दो तो y माइनस वन अपॉन माइनस थ्री कर दो, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा z माइनस हाफ अपॉन सिक्स, ठीक है। तो इस ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ये जो नीचे होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। सो DRS आ गए लाइन के 2 कॉमा -3 कॉमा 6, ठीक है। तो अपने को निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू प्लस और माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वेर a b and c are डायरेक्शन कोसाइंस। m is equal to plus or minus b upon square root of a square plus b square plus c square, n is equal to plus minus c upon square root of a square plus b square plus c square। सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो l आ जाएगा प्लस माइनस, ये a है, b है और c है, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 9 हो गया 13, 13 और 6 हो गया 19, ठीक है ना। नहीं सॉरी, 36 और 9 45 और 4 49, तो ये हो जाएगा 7, तो प्लस माइनस 2 अपॉन 7, तो m क्या आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे -3 है अपॉन 7, सो ये हो जाएगा -+3/7, क्योंकि प्लस माइनस और देर इज ऑलरेडी माइनस साइन, सो ये इसके साथ जाके माइनस होएगा, इसके साथ जाके प्लस होएगा। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस और माइनस 6/7, ठीक है, क्योंकि c इज 6 और डिनोमिनेटर की वैल्यू तो अपने को पता ही है, ये 7। वेरी इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। उन्होंने बोला है शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट विद ईच अदर। अगर लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है मतलब उनके बीच में डिस्टेंस इज जीरो। व्हेनेवर रिमेंबर, अगर लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है तो डिस्टेंस इज जीरो। हमको पता है कि अगर टू लाइंस है, उसके टू स्क्यू लाइंस है, उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय डिस्टेंस d इज गिवन बाय द फॉर्मूला a2 minus a1 dot b1 cross b2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। ये डिस्टेंस होती है, अगर ये डिस्टेंस जीरो आ गई मतलब हमने प्रूव कर दिया कि लाइंस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। यहाँ पे फटाफट a1 निकाल दो, तो a1 क्या आ जाएगा, a1 यहाँ पे जो x माइनस x1, सो a1 आ जाएगा माइनस आई कैप -3 j कैप -5 k कैप। b1 निकाल दो, वो तो DRS होता है, तो 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 7 k कैप। अभी यहाँ पे a2 निकाल दो फटाफट, a2 क्या होता है, 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। b2 निकाल दो फटाफट, b2 आ जाएगा 1 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप, ठीक है। अभी पहले a2 माइनस a1 निकाल दो, a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, डिफरेंस ले लो, 2i माइनस माइनस आई, सो आ जाएगा 3i, 4 माइनस प्लस 7j प्लस 11k, ठीक है। खाली दोनों वेक्टर का डिफरेंस लिया मैंने। अभी सीधा b1 क्रॉस b2 ले लो, b1 बार क्रॉस b2 बार इज इक्वल टू i j k। b1 क्या है अपना कोएफिशिएंट, 3 5 7 1 3 5, वैल्यू निकाल दो इसकी, i क्या आ जाएगा 25 माइनस 21, तो हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस j
-j तो क्या आ जाएगा, 15 -7 तो आ गया 8, ठीक है ना। 15 -7 तो होता है 8, ठीक है। प्लस के 9 -5 होता है 4, ठीक है। B1 क्रॉस B2 आ गया, 4i कैप -8 जे कैप प्लस 4k कैप। इसका मॉड निकाल दो। वैसे मॉड निकालने की जरूरत नहीं है, खाली न्यूमरेटर भी जीरो आ गया तो भी ये वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट लेना है, मतलब ये हमने जो निकाला और ये जो निकाला उसका डॉट लेना है। सो आ जाएगा A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ले लो। अगर डॉट ले लोगे तो आ जाएगा 4 टाइम्स 3 12 -8 7 56 आ जाएगा, प्लस 44, ठीक है। तो 44, ये 56 -56, ये जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस इज जीरो दोनों के बीच में, देयरफॉर द लाइंस इंटरसेक्ट। अगर डिस्टेंस जीरो है लाइंस के बीच में, देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट। अभी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करो, ये जो दो लाइंस दी है उससे शुरू करो। x+1/3 यहां से शुरू करो फिर से, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ x+1/3 y+1 x+1/3 इज इक्वल टू y+1/5 इज इक्वल टू z+5/7 y+3/5, सॉरी, z+5/7, ये एक लाइन है। दूसरी लाइन क्या हो गई, x-2 2 4 6 है, ओके। x-2 1 1 ही था ना यहाँ पे, ओके। और y-4 डिवाइड बाय 3 z-6 डिवाइड बाय 5, ये दोनों लाइन हमने लिख ली। इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करो, पहले इसको तो बोल दो λ1, इसको बोल दो λ2। अभी ये लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट तुम्हें निकालना है, अ रैंडम पॉइंट अगर तुम्हें निकालना है ऑन द फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो क्या करो, यहां से x का वैल्यू निकालो, ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो लैम्बडा के साथ। सो आ जाएगा 3 λ1 - 1, ठीक है। 3 λ1 और ये -1 वो तरफ। वैसे ही यहाँ पे आएगा 5 λ1 -3 7 λ1 - 5, ठीक है। वैसे ही लैम्बडा यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल दो एक्स वाई जेड के। दिस रिप्रेजेंट्स एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ओके, एनी रैंडम पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये आ जाएगा λ2 + 2, ये 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो λ2 और +2, फिर आ जाएगा 3 λ2 + 4, फिर आ जाएगा 5 λ2 + 6, ठीक है। समझ में आ गया। अभी अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट होती है तो ये दोनों के, अगर हम ये दोनों को इक्वेट करना है, बेसिकली हमें सारे पॉइंट्स को इक्वेट करना है, मतलब हमें बोलना है 3 λ1 - 1 इज इक्वल टू λ2 + 2, ये एक हो गया। फिर हो गया 5 λ1 - 3 इज इक्वल टू 3 λ2 + 4, ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया 7 λ1 - 5 इज इक्वल टू 5 λ2 + 6 हो गया। अब ये दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, कोई भी दो इक्वेशन उठा के सॉल्व कर दो, λ1 λ2 की वैल्यू मिल जाएगी, उसको यहाँ पे फिर से सब्सटीट्यूट कर दो, दैट इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई थिंक एट दिस पॉइंट आई कैन गिव यू दिस एज होमवर्क। खाली यहाँ पे तुम्हें एक चीज करनी है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कोई भी दो इक्वेशन उठाओ इसमें से और उसको सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू रिसब्सटीट्यूट कर दो, कोई भी एक कोऑर्डिनेट में वैल्यू रिसब्सटीट्यूट कर दो। सो दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ यहाँ पे आइडिया आने के लिए। 3 λ1 - λ2 इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन है, और लेट्स से दूसरी इक्वेशन है 5 λ1 - 3 λ2 इज इक्वल टू 7 हो गई दूसरी इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, जैसे नॉर्मल तुम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो वगैरह वगैरह, दैट विल गिव यू द रिजल्ट, ओके। रेस्ट ऑफ द थिंग यहाँ पे तो होमवर्क ले सकते हो कि खाली इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। पासिंग थ्रू मतलब ये ए बार हो गया अपना,
एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। वेक्टर्स का नोट याद करो, कोई भी अगर लाइन दोनों से परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसका डीआरएस और तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमारी जो रिजल्टिंग लाइन है उसका ए बार हमें मिला है, ए बार इज 1 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप। ये हमारी गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो, सॉरी गिवन लाइन के ऊपर पॉइंट है, ठीक है, ए बार पॉइंट ऑन द लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। पासिंग थ्रू पॉइंट हमेशा होता है ए बार, ठीक है, तो अपने को यहाँ पे ए बार दे दिया है 1 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, ये दोनों लाइन से परपेंडिकुलर। रिमेंबर ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है 3 - 16 और 7 यहाँ से, ठीक है। और ये वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है 3, 8 और -5। मतलब एक तरह से जो हमारी लाइन हमें चाहिए वो ये वाले वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है और ये वाले वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है। तो अगर हमें ऐसा एक वेक्टर निकालना है, मतलब एक यहाँ पे हमें बी बार निकालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हमें बी बार अभी चाहिए हमारी लाइन का डीआरएस। तो अगर हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट मार दो, ठीक है। सो डीआरएस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ऐसा एग्जाम में लिखना, डीआरएस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू अ डिटर्मिनेंट, इज इक्वल टू अ डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, ठीक है, 3 - 16 7, 3 8 - 5। यहाँ पे सीधा डिटर्मिनेंट को सॉल्व मार दो। यहाँ से मैं तुम्हें होमवर्क दे सकता हूँ क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आई, लेट्स से समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप, इसकी जो भी वैल्यू आती है, क्या करो तुम, इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला तो तुम्हें फिर पता ही है, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। ए बार तो हमें पता है जो 1 i कैप प्लस 2 j कैप -4 k कैप, -4 k कैप, ठीक है, प्लस लैम्बडा और बी बार तुम्हें इधर से मिल जाएगा, ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, ये तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब एसेंशियली तुम्हें खाली डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और तुम्हें इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल गई। ओके, आई थिंक, ओके, आई होप यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ में आया बच्चों। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं एट दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया। कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स करो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव द आंसर्स as much as possible, although it's not always possible, but I will try my best. Okay, thank you so much बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।